हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, मैं आज जो लेकर आया हूं इस वीडियो में वो है हमारा कंपनी का टॉपिक। कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके से बनने वाली है, किस तरीके से कौन से एक्ट के अंदर हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं। बट मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि सभी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखें, क्योंकि जब हम बीच में उसको स्टॉप कर देते हैं तो उसका बेनिफिट हमारे को नहीं मिल पाता। तो गाइस, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस चैनल को अब सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हर एक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ये मुझे उम्मीद है। अब गाइस, हम जो बात करेंगे वो है हमारी कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे और वो है कंपनी का जो शेड्यूल 3 है उसका पार्ट फर्स्ट है। उस पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। लेकिन मैं आप सभी को पहले बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो लास्ट वीडियो हमने लॉन्च किया था, उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट के बारे में सारा क्लियर कर दिया था। फिर बैलेंस शीट के बारे में आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। उससे पहले मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की जो बैलेंस शीट गाइस बनती थी, उस बैलेंस शीट की सबसे बड़ी विशेषता जो होती थी कि बैलेंस शीट वो बनाते थे वो हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर बनाते थे। हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर क्या होता था, अपना जो लेफ्ट हैंड साइड होता था उसके अंदर हम कैपिटल को नोट करते थे और जो राइट हैंड साइड होता था उसके अंदर हम एसेट्स को नोट करते थे। तो गाइस, इस तरीके से हमारी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट पिछले जो 11th क्लास थी उसके अंदर हम बिजनेस में प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर बनाते थे। बट जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो कंपनी की बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ना होकर वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर होती है। और वो वर्टिकल फॉर्मेट जो होने वाला है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जितनी भी लायबिलिटीज है उन लायबिलिटीज को हम एक साथ ले लेंगे। फिर उसके बाद जितनी भी असेट है उन सारी की सारी असेट्स को हम उसके नीचे ले लेंगे। तो अब बात करते हैं एक एक लायबिलिटी की, और एक बार मैं डिस्क्राइब आपको कर देता हूं बैलेंस शीट। जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है उसमें सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा होगा शेयर होल्डर फंड। अब ये शेयर होल्डर फंड होता क्या है, किस किस से मिलकर बना होता है। तो शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले जो गाइस आएगा वो आएगा हमारा शेयर कैपिटल वाला पार्ट। बोले शेयर कैपिटल में सर कौन कौन सी चीजें होगी, तो शेयर कैपिटल बिल्कुल सिंपल है। शेयर कैपिटल के अंदर हम वैसे भी दो ही चीजें मेंशन करते थे जो हमारे शेयर्स होते थे, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो कंपनी पब्लिक के अंदर इश्यू करती थी उन दोनों को हम क्या कर देते थे, यहां पर ऐड कर देते जितनी जितनी कैपिटल है। तो उससे हमारी शेयर कैपिटल आ जाएगी, उसका करंट ईयर का अमाउंट करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्रीवियस ईयर में हम पुट कर देंगे। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो गाइस, रिजर्व एंड सरप्लस में मैं आपको बता दूं कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व हुआ, कैपिटल रिजर्व हुआ, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हुआ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हुआ और एम्प्लॉइज बेनिफिट रिजर्व हुआ, उसके अलावा इक्वलाइजेशन फंड रिजर्व हुआ, जितने भी रिजर्व्स है जहां पर भी रिजर्व एंड फंड आपको दिख जाए उन सारे रिजर्व्स को कहां पर पुट कर दोगे, आप इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पुट कर दोगे। अब बात आती है कि रिजर्व तो सर समझ में आ गया, लेकिन ये सरप्लस वाला पार्ट कौन सा है। तो गाइस, जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल है, स्टेटमेंट पी&एल का मतलब है कि अपना जो पी&एल अकाउंट का प्रॉफिट है उस पी&एल अकाउंट के प्रॉफिट को ही हम सरप्लस के नाम से जानते हैं। उस पी&एल अकाउंट की प्रॉफिट को अगर क्रेडिट बैलेंस आपको पी&एल का गिवन है तो इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आप क्या कर दोगे, उसको ऐड कर दोगे। बट अगर आपको डेबिट बैलेंस गिवन दे रखा है पी&एल का तो आपको क्या करना है, इस रिजर्व एंड सरप्लस में से उसको लेस कर देना है। तो इस तरीके से हमारा रिजर्व एंड सरप्लस भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स की। बोला सर ये शेयर वारंट्स क्या होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन शेयर वारंट हमारे को समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो गाइस, मैं आपको सभी को बता दूं, बोले एक कंपनी क्या करती है, दो लोगों को, एक तो एक्स और एक वाई, दो लोग हैं, उन दोनों को कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है। एक से जो पैसा लेती है उसके बदले कंपनी उसको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देती है उसके नाम से कि ये एक्स नाम के बदले कंपनी ने इसको इतने शेयर अलॉट किए हैं और उसको दे देती है। अब जो वाई नाम का बंदा है उससे कंपनी ने पैसे तो ले लिए शेयर्स के बदले, लेकिन शेयर के बदले पैसे लेके और उसको वारंट इशू कर दिया। वारंट का मतलब होता है कि जो एक कागज इशू किया ना उसमें उसका नेम मेंशन नहीं था। अब जब नेम मेंशन नहीं था गाइस, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको शेयर कैपिटल में तो हम ऐड कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब नेम मेंशन नहीं है, वो एक तरीके से बियरर हो गया। और बियरर का मतलब क्या होता है कि जिस दिन कंपनी के पास जो कोई भी उस शेयर्स को लेकर आएगा वही उसका मालिक उसकी नजर में हो जाएगा। तो इसलिए अब
है दोनों शेयर कैपिटल का पार्ट की वहां पर भी कंपनी ने शेयर दिए है और यहां पर भी कंपनी ने एक्स को भी शेयर दिए हैं, वाई को भी शेयर दिए हैं, लेकिन इसको वारंट्स इसलिए बोला कि बियरर है, जो लेकर आएगा वही इसका मालिक हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बोले दोनों में जो वेरिएशन करना है वो वेरिएशन कैसे करें, तो इसलिए इसको हम शेयर कैपिटल के अंदर इंक्लूड कर लेंगे और इसको हम करेंगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्यों, इसमें जो पैसा हमको रिसीव हुआ है, कंपनी को रिसीव हुआ है, उसको कंपनी अलग डिफाइन कर देगी और उसका नेम कंपनी ने क्या रख दिया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स के नाम से उसको रख दिया है। अब गाइस बात ये आएगी कि सबसे पहले इनको किस तरीके से हमको शो करना है। तो देखो ये तो है मैन हेड। अब मैन हेड जो है तो मैन हेड को हम एमएच के नाम से शो कर देंगे, यानी मैन हेड। और ये जो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर, यानी ए बी सी, ये जो है इनको बोलेंगे हम सब हेड के नाम से। किसके नाम से जानेंगे, सब हेड के नाम से। और गाइस ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, दो है, इनको हम जानेंगे एम एच, यानी मैन हेड के नाम से जानेंगे। अब मैन हेड के अंदर दो होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, एंड होता है एसेट। अब मैन हेड में मैन हेड कौन सा होता है, सबसे पहले इसमें शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड में आप सभी को ध्यान में रखना है कि शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आनी है, शेयर कैपिटल आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल आएगी। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स है, जितने भी फंड्स है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस उसको ऐड कर देंगे, पीएनएल का डेबिट बैलेंस होगा उसको लेस कर देंगे। तो ये इसके बाद थर्ड नंबर पे होगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो इन तीनों को जोड़कर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो उसको हम बोलेंगे शेयर होल्डर फंड के नाम से हम जानेंगे। तो गाइस नंबर 1 ये हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 2 है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बोले सर ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होता क्या है भैया। मान लो कंपनी ने मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं। अब कंपनी ने मेरे को क्या किया, बोले मैंने कंपनी से क्या किया, एक तो एप्लीकेशन का पैसा जमा करा दिया, उसके बाद में अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, ठीक है, एप्लीकेशन का मान लो 5 रुपए है, फिर उसके बाद में फर्स्ट कॉल का 3 रुपए है, सेकंड कॉल का 2 रुपए है। अब कंपनी को मैंने एप्लीकेशन का 5 रुपए जमा करा दिया, उसके जस्ट बाद मान लो क्या हो गया कि कंपनी का जो ईयर एंड था वो ईयर एंड हो गया है। अब कंपनी क्या करना चाह रही थी कि मुझे कंपनी शेयर अलॉट करना चाह रही थी, तो कंपनी मुझे शेयर अलॉट करना तो चाह रही है, तो यहां पर जो अलॉट करना चाह रही है तो बाकी का पैसा कितना रहेगा, 5 रुपए तो कंपनी ने मेरे से रिसीव कर लिया, 5 रुपए जो बकाया रहा है तो बकाया पैसा कंपनी क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब है कि कंपनी ने शेयर का पैसा रिसीव तो कर लिया लेकिन अभी तक उनका अलॉटमेंट नहीं किया, तो इसको यहां पर कंपनी शो कर देगी। क्यों, ये है तो शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट, यानी शेयर कैपिटल का ही पार्ट, बट इसको एक अलग से हमने नेम यानी क्लासिफाइड कर दिया, बाइफर्केशन इसका हमने अलग से कर दिया है। बट गाइस कई बार ऐसा हो जाता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब है कि जो कंपनी है उस कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं करना चाहे, पैसा तो रिसीव हो गया एप्लीकेशन का, लेकिन कंपनी क्या करेगी, उस शेयर होल्डर को अलॉट नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो इसका मतलब जो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को रिसीव हो गया वो कंपनी के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको रिफंड किया जाएगा। तो जब कभी भी यहां पे पेंडिंग नॉट अलॉटमेंट आ जाए तो इसका मतलब वो कंपनी की क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। कंपनी को उस शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा, वो शेयर होल्डर बना ही नहीं, वो तो पब्लिक है, आम पब्लिक है, उसने पैसा जमा कराया लेकिन कंपनी उसको शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं करना चाहती है। अब नहीं करना चाहती है तो यहां पर जो अदर करंट लायबिलिटी है गाइस, इस अदर करंट लायबिलिटी के अंदर हम उसको शो कर देंगे किस नेम से, शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। इस नेम से कंपनी कहां पर इसको शो कर देगी, कंपनी अपने अदर करंट लायबिलिटी के अंदर इसको शो कर देगी। अब गाइस यहां तक सेकंड तक अपना कंप्लीट है। अब थर्ड जो पार्ट है हमारा वो है नॉन करंट लायबिलिटीज। देखो यहां पर लायबिलिटीज को नॉन करंट और करंट अब जो लर्न करना है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहां पर जो मैंने मेंशन किए सारे नोट्स हैं, इसका नोट मैंने आपको क्लियर कर दिया। शेयर कैपिटल में 2 तरीके की कैपिटल आएगी, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, एक प्रेफरेंशियल कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स अपने पास होंगे उसका नोट नंबर हम बनाएंगे नोट टू अकाउंट्स के अंदर, और उन सारे रिजर्व्स को, फ्री रिजर्व्स को ऐड करेंगे, पीएनएल को ऐड करेंगे, और जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस होगा उसको लेस करेंगे और शो कर देंगे। तो वर्किंग नोट का पार्ट था। अब ये बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो हमारा,
वो है फिफ्थ पॉइंट। लॉन्ग टर्म बोरिंग में जो फिफ्थ पॉइंट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आना है तो मैं आपको बता दूंगा। कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो बोरिंग ली थी, जो उधार ली है, डिबेंचर होल्डर से लिए, बॉन्ड्स है या लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर पार्टीज से कंपनी ने जो लोन लिया है, वही किसके अंदर आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आता है। इनका सबका टोटल करेंगे और टोटल करके हम यहां पर इसको पुट कर देंगे। बहुत बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है सर ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती क्या है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को आप हमें जरूर से जरूर बताएं। एक तो होता है बेटा अकाउंटिंग इनकम, यहां पर कौन सा होगा, अकाउंटिंग इनकम, एक होगा हमारा टैक्सेबल इनकम। बोले सर ये अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में क्या फर्क होता है। भैया जो नॉर्मल हमारा बिजनेस चल रहा होता है, उस बिजनेस के अंदर जो हमारा अकाउंटेंट इनकम का वैल्यूएशन करता है वो होती है हमारी अकाउंटिंग इनकम। टैक्सेबल इनकम होती है कि जो टैक्स के जितने भी प्रोविजंस है, उन प्रोविजंस को एप्लीकेबल हमारी अकाउंट्स के ऊपर करके जो इनकम कैलकुलेट की जाएगी वो होगी हमारी टैक्सेबल इनकम। तो गाइस यहां पर क्या होता है कि मान लो अकाउंटेंट जो इनकम कैलकुलेट करता है उसने एसएलएम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा दिया, जबकि टैक्सेबल इनकम यानी जो कंपनी के प्रोविजंस है, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इनकम जो निकलनी थी वो डब्ल्यूडीवी मेथड के अकॉर्डिंग निकलनी थी। तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पे अकाउंटिंग इनकम क्या हो गई, हमारी ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई, जबकि टैक्सेबल इनकम क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे केसेस के अंदर जब अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो जाए और टैक्सेबल इनकम कम हो जाए तो उसका जो टैक्स का डिफरेंस होगा गाइस, वो डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के नाम से कहलाएगा। बट जस्ट इसका रिवर्स हो जाए, यानी टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाए और अकाउंटिंग इनकम कम हो जाए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, यहां पर डेफर्ड टैक्स एसेट्स के नाम से हम उसको पुट कर देंगे। ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो इन दोनों का डिफरेंस इतना सा था। अकाउंटिंग इनकम आप सब लोगों को क्लियर होगी, टैक्सेबल इनकम आपको क्लियर होगी। टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जो कि किसी भी कंपनी के अंदर जो टैक्स के प्रोविजंस है, उन टैक्स के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जब इनकम कैलकुलेट की जाती है, दैट इनकम इज इक्वल टू बी अ टैक्सेबल इनकम। बात करेंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की। तो गाइज यहां पर ध्यान रखें, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग था हमारे डिवेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर्स था। इन डिबेंचर्स का मान लो कंपनी फ्यूचर में रिडम्पशन करेगी। अब वो रिडम्पशन करेगी तो किसके ऊपर करेगी, फ्यूचर में प्रीमियम के ऊपर गाइस कंपनी रिडम्पशन करने वाली है। तो प्रीमियम के ऊपर कंपनी रिडम्पशन फ्यूचर में करेगी तो फ्यूचर में कंपनी के लिए क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। और ये लॉस होने वाला है, ये कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म लॉस होगा। तो इस लॉन्ग टर्म लॉस को ही मैंने इस 7th पॉइंट के अंदर मेंशन कर दिया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यानी कंपनी जब अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेगी तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और दैट प्रीमियम इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फॉर द कंपनी। तो उसको यहां पर शो करना हमको रहेगा। गाइस इसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बोलिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होंगे, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भैया जो भी हमारे एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए जितने भी प्रोविजंस एक कंपनी क्रिएट करती है, वो सारे के सारे प्रोविजंस कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। लाइक दैट प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी के लिए अगर प्रोविजन क्रिएट करते कंपनी के अंदर तो वो भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड कोई भी, पेंशन फंड से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन हो, वो सारे के सारे प्रोविजन कौन से होंगे, लॉन्ग टर्म नेचर के होंगे। क्यों, क्योंकि वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के, एक एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रूप में दिए जाते हैं। प्रोविजन फॉर अर्न लीव, अर्न लीव का मतलब है जो उसने लीव, एक कर्मचारी ने, एक एम्प्लॉय ने जितनी अर्न सेव की है, जितनी लीव उसने सेव की है, उसके बदले में जो उसको पैसा मिलने वाला है, जो प्रोविजन, उसके लिए जो प्रोविजन हमने क्रिएट किया है, दैट प्रोविजन इज इक्वल टू बी अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो यहां पर ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर जो जो प्रोविजन मेंशन होने वाले हैं, उन सारे के सारे प्रोविजन को गाइस मैंने यहां पर क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। तो आप आराम से इनका नोट्स बनाएं और आराम से फोकस करके, थोड़ा जूम करके और इनको एक एक को देखें। अब इसके बाद में है कि करंट लायबिलिटी को हम कैसे याद करें, तो गाइस बहुत ज्यादा सिंपल है करंट लायबिलिटी को याद करना। नंबर 1 यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग था, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, शॉर्ट टर्म बोरिंग कर दिया। अब फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में ध्यान रखना है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह हमको ट्रेड पेएबल लिखना है, बस। बाकी सारा इनका चेंज कर देना। अदर लॉन्ग टर्म है तो अदर करंट हो गया, यहां पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो यहां पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया। बात आती है इनकी एक्सप्लेनेशन की, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आप देखें, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से जो हमने क्रेडिट फैसिलिटी ली है वो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन कंपनी ने विद इन 1 ईयर के अंदर जो पेमेंट कर देगी, जिन लोन्स का जो उधारी ली है, जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर कर देगी, वो शॉर्ट टर्म लोन्स कंपनी के लिए क्या हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट हो जाएगा।
इसके बाद में ट्रेजरी बिल होंगे, कॉमर्शियल पेपर्स होंगे, ये सारे के सारे किसका पार्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट होते हैं। अगर ये क्वेश्चन में दिखे तो आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर इंक्लूड करके और उसे यहां पर पुट कर देना है। नोट नंबर 9 हमारा क्लियर है। ट्रेड पेबल बहुत ज्यादा सिंपल है। ट्रेड पेबल का मतलब है कि कंपनी जो शॉर्ट टर्म पेबल्स है उनको किस नाम से लिखना है, ट्रेड पेबल के नाम से, जिसके अंदर हमारा जो क्रेडिटर्स वाला पार्ट है प्लस बीपी वाला जो पार्ट है, उन क्रेडिटर्स और बीपीज को ही हम किस नाम से, पेबल को ही हम किस नाम से जानेंगे, हमारे ट्रेड पेबल के नाम से जानेंगे। बात आती है अदर करंट लायबिलिटी। तो गाइस यहां पर ध्यान रखना है आपको अदर करंट लायबिलिटी के लिए कि जो लायबिलिटीज इन सबके अंदर किसी के अंदर भी नहीं आ रही, यानी इसके अंदर शॉर्ट टर्म में भी नहीं आ रही, इस ट्रेड पेबल में भी नहीं आ रही, वो सारी किस में आ जाएगी, अदर करंट लायबिलिटी में। लाइक दैट अदर करंट लायबिलिटी में कोई आउटस्टैंडिंग हमारा, तो उस आउटस्टैंडिंग को अदर करंट लायबिलिटी में। कोई अनर्ड इनकम है तो उस अनर्ड इनकम को भी हमको किसके अंदर करना है, अदर करंट लायबिलिटी में। यानी सारी लायबिलिटीज के अंदर जिसको इन्वॉल्व नहीं करना है, जैसे नॉन करंट है तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में वो आएगी, जो बाकी में लॉन्ग टर्म होगी बट बाकी में नहीं आएगी तो वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। वैसे ही करंट लायबिलिटी में जो बाकी में नहीं आएगी, इन ऊपर वालों में नहीं आएगी, तो वो किस में आ जाएगी, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर इन्वॉल्व उसको कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की बात करें तो गाइस शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो कि करंट ईयर के लिए प्रोविजंस बनते हैं, लाइक दैट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ, ये सारे कौन से होते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं। इनको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर हम इन्वॉल्व कर देंगे। बाद में हम लायबिलिटी साइड का हमारा पूरा टोटल कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम आएंगे हमारी एसेट साइड के ऊपर। तो गाइस जो एसेट साइड है वो एसेट साइड कैसे कंप्लीट करनी है वो आप देखें। नॉन करंट एसेट, सबसे पहले देखो एसेट्स में दो ही पार्ट होते हैं, जबकि हमारे लायबिलिटीज के अंदर हमारे 4 पार्ट थे। शेयर होल्डर फंड था, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट था, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी 4 पार्ट थे, मतलब इसके अंदर जो पार्ट है वो सिर्फ 2 है, एक तो नॉन करंट एसेट्स है और एक है करंट एसेट्स। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स को भी याद करना बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी पड़ी हुई है ऑलरेडी। इसलिए सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में गाइस टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है हमारी, जैसे कि हमारी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, उसके बाद में मोटर कार हो गई, ये सारी की सारी कौन सी है, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी एसेट्स कौन सी हो जाएगी, टेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स लाइक दैट गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ये सारी कौन सी हो जाएगी, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हो जाएगी। उनको नंबर टू नंबर हम यहाँ पर नोट करेंगे। इसके बाद में कैपिटल WIP। गाइस मान लो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है। कंस्ट्रक्शन वर्क करने का मतलब है कि हमारी बिजनेस की कोई एसेट्स तैयार कर रही है, कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रही है, कोई बिल्डिंग तैयार कर रही है। अब वो बिल्डिंग क्या है, बनना स्टार्ट हो चुकी है लेकिन फाइनली वो कंप्लीट नहीं हुई है। अब कंप्लीट नहीं हुई है तो इसका मतलब वो वर्क क्या चल रहा है, अभी प्रोसेस के अंदर है। तो इसलिए हम उसको किस नाम से जानेंगे, यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से हम जानेंगे, और उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से उस एसेट्स को हम शो कर देंगे। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। भैया इंटेंजिबल एसेट्स आपको पता है कि गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, कॉपीराइट हुआ, या कोई सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मान लो कोई कंपनी बना रही है तो इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट ही होगा, बट वो अभी तक कंप्लीटली बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो वो इस हेड के अंदर हम क्या कर देंगे, उसको शो कर देंगे। देखिए गाइस इसके अंदर जो मेन हेड है वो मेन हेड कौन से है, एक तो नॉन करंट एसेट्स का है, एक करंट एसेट्स का है। बाकी जितने भी हेड है वो कौन से हैं, हमारे यहाँ पे सब हेड है। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो ये तो हमारा हो जाएगा मेन हेड, और बाकी टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ये सारे कौन से हो जाएंगे, सब हेड हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। गाइस जब क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट कौन सा है, करंट है या नॉन करंट है, तो आप लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको क्या मानना है, उसको नॉन करंट मानना है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के हेड के अंदर उसको शो कर देना है। गाइस इसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स मैंने आपको बता दिया था। अकाउंटिंग इनकम क्या हो जाए आपकी, कम हो जाए, किससे, टैक्सेबल इनकम से। तो जो टैक्स का बैलेंस आएगा वो डिफरेंस जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स के नाम से जानेंगे, और उसको इस सब हेड के अंदर हम शो कर देंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, वो एसेट हो जाएगी, और उसको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के एक पर्टिकुलर हेड के अंदर हम शो कर देंगे। अदर नॉन करंट एसेट्स। भैया अदर नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है, ये तो सारी हो गई एसेट,
अब ये अदर नॉन करंट एसेट्स में बोले इन जितने भी सब हेड्स हैं और हेड्स हैं, इनमें जो एसेट नहीं आती है वो किसके अंदर आ जाती है, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ जाती है। बोले सर अदर नॉन करंट एसेट्स होती कौन सी है, तो भैया मैं आपको बता दूं, जितनी भी स्क्रैप वाला पार्ट है, स्क्रैप वाला पार्ट कौन सा होता है हमारा, जैसे कि फिक्टिशियस एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट। तो इन फिक्टिशियस एसेट्स को सारी को हम कहां पर शो कर देते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर शो कर देते हैं। तो ध्यान रखें अच्छे से कि अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर कौन सी एसेट्स आनी रहती है। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, हमारी करंट एसेट्स के बारे में। बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस, क्वेश्चन में अगर दे दे कि जो इन्वेस्टमेंट है उन इन्वेस्टमेंट्स को विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट करवाने वाले हैं, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, या उनका सेल हम जो कर रहे हैं वो विद इन 1 ईयर 12 मंथ्स के अंदर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो करंट इन्वेस्टमेंट होंगे और करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम उसको शो कर देंगे। तो गाइस यहां पर बात करेंगे हम हमारे इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री देखो 3 तरीके का हो सकता है, हमारा रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री हो सकता है, तो WIP वर्क इन प्रोग्रेस वाला इन्वेंट्री भी हो सकता है, तो FG यानी फिनिश गुड वाला इन्वेंट्री भी यहां पर हो सकता है। तो गाइस इन्वेंट्री के तीनों पार्ट है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ठीक है, तो स्टॉक वाला पार्ट भी यहां पर हमको शो कर दें। ट्रेड रिसीवेबल, गाइस यहां पर ट्रेड पेबल में हमने लिया था क्रेडिटर्स प्लस BP। अब जो ट्रेड रिसीवेबल है उस ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमारे को जो लेना है वो हमारा कौन सा होगा, हमारा डेटर हो जाएगा और उसके अलावा हमारा BR हो जाएगा। ये लो साहब, ये भी हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। कैश से रिलेटेड लिक्विडिटी जिसको हम मोर लिक्विडेबल आइटम्स बोलते हैं, कैश हुआ, हमारा बैंक हुआ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हुई, ठीक है, ये सारे के सारे कौन से होंगे, हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आइटम होंगे, जो कि इमीडिएट मतलब बिल्कुल कैश की तरह ही होते हैं, उनको इमीडिएट हम कैश के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो गाइस जिसका पेमेंट कंपनी को विद इन 12 मंथ्स रिसीव होने वाला है, वो कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर हम उसको इन्वॉल्व कर लेंगे। इस हेड के अंदर, इस सब हेड के अंदर हम उन सारे आइटम्स को इंक्लूड कर लेंगे जो कि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी के लिए रिसीव हुए हैं। अदर करंट एसेट्स की बात करें तो अदर करंट एसेट्स में गाइस कौन सी आएगी, जैसे कि मान लो प्रीपेड एक्सपेंसेज है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या हो जाएगी, अपनी अदर करंट एसेट्स हो जाएगी, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंसेज को अदर करंट एसेट्स में डाल देंगे। उसके अलावा एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम भी हमारा कहां पर आना है, अदर करंट एसेट्स के अंदर ही आना है। तो ऐसा कोई जो इन सारे सब हेड्स के अंदर नहीं आता है वो सारे के सारे भी लास्ट में हम किस में डाल दे रहे हैं, अदर करंट एसेट्स के अंदर हम उसको पुट कर देंगे। तो गाइज ये था हमारा बैलेंस शीट वाला पार्ट जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और सारी की सारी बैलेंस शीट मैंने इस वीडियो के अंदर इन्वॉल्व की है, समझाइए आप सभी को, और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी नोट टू अकाउंट्स थे, वो सारे के सारे नोट टू अकाउंट्स मैंने इसमें पुट कर दिया। आराम से वीडियो को जूम करें, अपने नोट्स बनाए और पूरा 1-2-3 बार उसको रिपीट करके और बार बार देखें, तो आपके ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट माइंड के अंदर रह जानी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर मैन हेड्स और सब हेड्स इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि जो इसके अंदर इस चैप्टर में क्वेश्चन जो पुट होता है उसमें आपको आइटम्स गिवन होते हैं बैलेंस शीट के, उन आइटम्स के बारे में आपको ये पूछा जाता है कि ये कौन से हेड में आता है और कौन से सब हेड में आता है, तो वो सारा का सारा मैंने इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दिया है। तो गाइस प्लीज 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 सभी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और जितना हो सके कंटेंट अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से जरूर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।